मैं वही करने लगा था। अच्छा, हमने थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब तक हमने पीछे से कितना पढ़ा, क्या कुछ पढ़ लिया और उसको कैसे किया। हमने शुरू शुरू में चीज़ें देखी, मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, उसके स्टेप देखे, फिर उसके बाद उसके प्रोसेस देखे, फिर हमने मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज देखी। ऑपरेशन रिसर्च थ्योरीज में हमने देखा कि वो सिर्फ रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। अच्छा मुदस्सिर, एक बात, आप लॉ की क्लास ले रहे हैं ना साथ में? यस सर, ले रहा हूँ। हाँ, तो आज उसका टेस्ट भी है। मैंने खैर बाकी उस ग्रुप में डाल दिया है, अपने ग्रुप में इंशाल्लाह क्लास के बाद डालूंगा। तो चलें शुरू चलें करते हैं ठीक है इसको। सर। तो क्या कह रहे हैं, हमने जनाब जी वो देखा कि मुख्तलिफ मैनेजमेंट के, फिर हमने लेवल देखे कि टॉप मैनेजमेंट कौन सी होती है, ये वो सारा कुछ। फिर हमने क्या कहते हैं, छोटी छोटी थ्योरीज देखी, मैनेजमेंट की क्वालिटीज देखी कि कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए मैनेजमेंट के अंदर। फिर हमने मैनेजमेंट और लीडरशिप का हमने डिफरेंस देखा। डिफरेंस देखने के बाद फिर हम आए साइंटिफिक, टाइलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उस पर आए। उसमें हमने क्या देखा कि भैया वो टाइलर जो था वो कहता था कि वर्क की, हर काम की, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साइंस होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए, बने बनाए प्रोसीजर नहीं होने चाहिए। एक साइंस होनी चाहिए ताकि हर टास्क को एनालाइज किया जाए, उसको प्रॉपर, उसका बेहतरीन काम करने का एक तरीका निकाला जाए। फिर ये है कि साइंटिफिकली जो लोग हैं ट्रेन किए जाएं, सिलेक्ट किए जाएं और ट्रेन किए जाएं अप्रोप्रिएट, जिनमें स्किल हो और जो उसको काम करने को बेहतर एफिशिएंट तरीके से काम परफॉर्म कर सकें। फिर उसने ये कहा कि इन दोनों को क्या कहते हैं, इकट्ठा किया जाए। फिर तीसरे नंबर पे उसने कहा कि जो वर्कर हैं उनकी सैलरी जो है उनके आउटपुट के हिसाब से रख दी जाए। तो फिर यह कि एक बेहतरीन किस्म की क्या कहते हैं एफिशिएंसी जो है हम शो कर लेंगे। फिर उसने कहा कि जनाब जी डिवीजन ऑफ वर्क जो होती है वो सेम होनी चाहिए वर्कर्स में, मैनेजमेंट में, हर जगह पे। और फिर उसने कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर को क्लोजली क्या कहते हैं एक साथ काम करना चाहिए। तो उसने एक सजेशन दी, साइंटिफिक अप्रोच दी कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी टास्क को मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव में कंप्लीटली तैयार कर सकती है। ठीक हो गया। तो हमने 7 पॉइंट पढ़े थे साइंटिफिक टेलर के, उसके बाद हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे डिफरेंस के। तो अगर हम देखा जाए तो अभी तक हमने सिर्फ 2 या 3 टॉपिक ऐसे पढ़े हैं जिनके अंदर से एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, और हमने उसको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर लिया अपने वर्ड्स में कि भैया उसमें से हमने सिर्फ लिखना कितना है। जब हम यहाँ तक आए तो फिर हमने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म देखी कि क्रिटिसिज्म क्या होनी चाहिए। एक शॉर्ट सी है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। सबसे पहले तो ये है कि ये सिर्फ वर्क स्टडी के साथ रिलेटेड है, इंसान के बारे में नहीं सोचती, मतलब ये वर्क ओरिएंटेड है, ह्यूमन ह्यूमन ओरिएंटेड नहीं है ये वाली चीज। फिर उसने कहा कि डल और रिपीटेटिव और मोनोटोनियस वर्क होता है। फिर इसमें ये मसला ये आया कि बड़े बड़े टास्क को बहुत ज्यादा छोटे टास्क में डिवाइड करने से जो एम्प्लॉय होते हैं या जो वर्कर होंगे वो हो सकता है डिमोटिवेट हो जाएं। सेम इस तरह एक ही किस्म का काम करते करते वर्कर स्ट्रेस में जा सकते हैं और उनकी काम में एफिशिएंसी और इंटरेस्ट लूज हो सकता है। तो हमने ये चीज देखी थी। यहाँ तक देखने के बाद हम अब आगे मूव करेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, पीछे तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक करने के बाद फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मजीद भी एक अगला टॉपिक करेंगे। तो उसके बाद आया जनाब जी एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड। उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये एक क्या कहते हैं क्लासिक पीरियड के बाद एक पीरियड आया जिसमें क्या कहते हैं रिलाइज ऑन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस era mainly emphasized on application of the MP क्या कहते हैं empirical studies to determine faster and effective method of production। कुछ भी नहीं है ये पूरे का पूरा, जस्ट उसने इंट्रोडक्शन दिया, आप इसको हाईलाइट करके बिल्कुल उड़ा दीजिएगा। अब आते हैं हम इसके ऊपर। ये जो चीज है यहाँ पे मैं आपको एक और चीज अब दिखाऊंगा, हम इस चीज को इंटरलिंक करेंगे कि हमने कहीं पे कुछ ना कुछ इसमें से पहले देख लिया। फ्योल साहब ने प्रिंसिपल दिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के। सबसे पहले तो बात है कि आपने यहाँ पे की पॉइंट ढूंढना है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। देखो हम जाके पढ़ेंगे कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल होंगे, कहीं पे किस चीज के प्रिंसिपल होंगे। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होंगे वो फ्योल ने दिए होंगे। अगर वो नाम ना भी दे रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो फ्योल ने दिए थे। सही, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दो वर्ड को आप फ्योल्स के साथ रिलेट कर दें कि भैया जी ये उसके प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा किसी और ने पूरी बुक में इस तरह की वर्डिंग यूज नहीं की। ठीक है। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सा एक इंट्रोडक्शन दिया है। वो कहता है कि मैनेजर्स को फॉर्मल अथॉरिटी दी जाती है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ देयर अथॉरिटी। तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे तरीके से यूज करें। इसको बिल्कुल काट दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं, वो कहता है आइडेंटिफाइड 5 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये वाले फंक्शन हमने कहाँ पे पढ़े थे? किसी के ध्यान में है? ये वाले वर्ड कहीं पे ध्यान में आते हैं? कहाँ पे करके आए हैं हम?
आता है ध्यान में किज्जा मुदस्सिर? मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, हम्म। मैनेजमेंट की क्या क्या खासियत होनी चाहिए, मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट क्या की है? कैरेक्टरिस्टिक्स में। मैनेजमेंट प्रोसेस, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरह एक ही चीज के चार चार पांच पांच नाम है। अब ये जो नीचे मैंने ऑरेंज कलर में मैंने हाईलाइट किया, मैंने पहले बताया कि जो ऑरेंज कलर के अंदर चीज लिखी होगी वो बुक के अंदर से रिपीट हो रही होगी या उसका कहीं ना कहीं क्रॉस रेफरेंस होगा। तो ये क्रॉस रेफरेंस है हमारे इस चैप्टर के पहले या दूसरे पेज का, जहां पे इस चीज को उन्होंने 5 स्टेप प्रोसेस ऑफ हेनरी फ्योल बताया। ये मैनेजमेंट यहाँ पे 5 स्टेप प्रोसेस बताया, यहाँ पे उसने फंक्शन बता दिया। तो अब हम किधर जाए, हम किसकी अम्मी को खाला कहें, मुझे बताएं कि भाई एक ही चीज को वो फंक्शन कह रहा है, एक ही चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह रहा है, उसी चीज को वो प्रोसेस कह रहा है। तो एक चीज आप ध्यान में रख लें कि भैया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी से रिलेटेड कोई भी काम होगा, देखो एक चीज होती है जिम्मेदारी, एक चीज होता है किसी चीज के को करने का बेहतरीन तरीका। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि मैनेजमेंट करने का बेहतरीन तरीका क्या है और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, तो दो मुख्तलिफ चीजें हो गई ना। समझ आइए आपको, जरा समझे इस चीज को। एक मैनेजमेंट को बेहतरीन करने का क्या तरीका हो सकता है कि भैया मैं वर्कर्स के साथ इक्वालिटी रखूं, उनके साथ कम्युनिकेट करता रहूं, ये वो सारा कुछ सही होगा। लेकिन एक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है कि टाइम जो काम है वो टाइम पे हो, हर चीज पे क्या कहते हैं उसमें प्रिंसिपल्स के साथ चल रही हो, सारा कुछ जो है हमारे रिटर्न रूल्स प्रोसीजर पॉलिसीज उन पे चल रहे हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए हर बंदा काम कर रहा हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और हमें करना क्या चाहिए इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए, तो समथिंग डिफरेंट। तो अगर कहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शन या मैनेजमेंट की जिम्मेदारी की बात होती है, वहां पे आपने ये काम लिख देना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि भैया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इन्हीं के नाम चेंज किया उसने, कमांडिंग डायरेक्टिंग को कमांडिंग कर दिया, कोऑर्डिनेटिंग भी सेम है और कंट्रोलिंग भी सेम है। भाई साहब ने यहाँ पे एक वर्ड चेंज किया और हमें परेशान कर दिया कि ये हुआ क्या। तो लिहाजा ये वाली जगह जो है मैंने उठा के डाली आपने शुरू वाले। तो एक बात जहन में रख लें कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर, फंक्शन के ऊपर, उसके स्टेप्स के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर सिर्फ फ्योल ने बात की है और उसने 3-4 नाम से जगह बात की। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ ये 4 पॉइंट प्रोड्यूस करने होंगे। ठीक हो गया? तो ये सारा भी हमारे किसी काम का नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, शायद हमारे पास कुछ निकला है। अब हमने फ्यूल के साथ कौन सा वर्ड किया था, की वर्ड हमने ढूंढा था, वो ढूंढा था हमने जनाब जी मैनेजमेंट प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट। तो हम देखेंगे कि भाई उसने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल से क्या मुराद है कि क्या कुछ होगा या क्या कुछ एक मैनेजर को करना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस वाले साइड पे मैंने आपको कहा है कि एक मैनेजर को क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि उसको अच्छे तरीके से वो चला सके। तो उसने उसके ऊपर 14 पॉइंट निकाल के दे दिए भाई साहब ने कि ये कुछ करेगा तो हो जाएगा। अब देखो ये तो 14 पॉइंट है, अगर आप सिंपली बैठ के आंखें बंद करो और अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक मैनेजर समझो और उसके बाद फिर काम करना शुरू करो, तो आई थिंक इसमें से 8-7-8 पॉइंट तो आप खुद लिख लोगे। तो 14 पॉइंट। फ्यूल के साथ सबसे पहले क्या अटैच करना है आपने, उसका कीवर्ड वो क्या है, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ गुड मैनेजमेंट। फिर 14, 10, 12 इस चीज को छोड़ दें, या अगर आप कॉमन सेंस से भी लिखने बैठेंगे तो 10-15 होंगे। क्यों? देखें कि इसमें सिर्फ जो पहला पहला वर्ड है वो आपको याद होना चाहिए, आगे वाली जो वर्डिंग है वो टोटल आपकी अपनी जनरल वर्डिंग है, तो इसमें कोई वो स्पेशलाइज्ड वर्डिंग यूज नहीं की गई। ठीक है, वो कहते हैं कि भैया गुड प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं। और इसने एक और बात की कि ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इसने थोड़ी सी गड़बड़ की, आगे चल के हम कहेंगे, जाके देखेंगे तो जब हम कंटीजेंसी थ्योरीज में जाएंगे तो वहां पे इनका कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो लिहाजा फ्यूल की हम दो बातें अब हमारे पास होगी। पहली बात है, फ्यूल ने बताया था कि गुड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं और वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसे होते हैं, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को उसने एक खाते में रख दिया, बेशक वो एनपीओ है, बेशक वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वहां पे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, बेशक वो कोई गवर्नमेंट का इदारा है या कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सारों को एक ही किले पे बांध दिया, सारी भैंसों को एक ही किले पे उसने इकट्ठा करके बांध दिया। तो लिहाजा ये दो वर्ड आपने याद रखने हैं। मेरे ख्याल में जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके ध्यान में बैठती जानी चाहिए, ऐसे ना, वैसे क्लियर होती जा रही है ना एग्जाम्पल्स? यस सर। चले ठीक यस है, सर। एग्जाम्पल ठीक है ना, मतलब आपके जहन से और कुछ हो रहा हो, भैंस नहीं निकलेगी। चले आगे चलते हैं। तो 14 प्रिंसिपल में से उसने भाई साहब ने पहला प्रिंसिपल कहा, उसने कहा डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, अब यहाँ पे दो सेंसेस में हम ले सकते होते हैं, मतलब अब इस पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है कि डिवीजन ऑफ वर्क अगर हम कम से कॉमन सेंस में सोचे तो हम एक बात सोचेंगे जिस तरह हम ऊपर पढ़ के आए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में टायलर की, कि भैया जो मैनेजमेंट और वर्कर के दरमियान जो डिवीजन हो वो सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके से की गई है, वो कह रहा है कि स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉइज मोर एफिशिएंट। तो इसमें क्या फर्क हुआ
इसमें वो साइंटिफिक थ्योरी की ही बात कर रहा है। कहता है कि भाई टास्क को डिवाइड कर दिया जाए, वर्क को डिवाइड करके लोगों को स्पेशलाइज किया जाए छोटे वर्क के ऊपर, ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट वे में काम कर सकें। तो इसको अंडरस्टैंड करें। डिवीजन ऑफ वर्क के दो मीनिंग आप निकल सकते हैं। यहाँ पे उसने जो लिया है वो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क जो है टायलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, उसका पॉइंट उसने यहाँ पर लिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट वो कहता है अथॉरिटी। मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर एंड अथॉरिटी गिव्स देम द राइट। कि भैया मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी होगी तो वो ऑर्डर दे सकेंगे, अपनी बात मनवा सकेंगे। अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो कोई ऑर्डर भी नहीं दे सकते, बात भी नहीं मनवा सकते, तो फिर क्या खाक चलनी है ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो कहता है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रूल्स गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के रूल वगैरह को फॉलो करना चाहिए जो रिटर्न उनके स्ट्रक्चर वगैरह है। यूनिटी ऑफ कमांड, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। तो भैया बॉस एक होना चाहिए। हमारे पता क्या होता है, खासतौर पे जिस तरह मैं आपको एक ना कॉमन आपके रिलेटेड एग्जांपल दूंगा कि अगर आप में से कोई हॉस्टल में रहता हो और या रह के आए हो, तो वहाँ पे 4-5 लोग रहते होते हैं। तो फिर वहाँ पे हर किसी की कोशिश होती है कि मैं बड़ा बनूं। तो वो ऑर्डर दे रहा होता है, वो ऑर्डर दे रहा होता है, वो ऑर्डर दे रहा होता है। बेचारा कोई एक होता है जो पर्सनैलिटी बी टाइप होता है, जिसको हम पेसिमिस्टिक कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं। वो बेचारा दोनों साइड पे रगड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे इसने ये कहा था, वो कहता है कि मैंने तुझे जब ये कहा था। तो लिहाजा इस तरह नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हर बंदा ये ना कहे कि भाई मैं बॉस हूँ। क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए कि भाई किसका ऑर्डर होगा और कहाँ से आएगा और किसका मानना है किसका नहीं मानना। दैट्स इट। आगे चलते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर एंड वर्कर। तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंगल प्लान होना चाहिए। से मतलब कि उसके पास एक सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा उसके ऊपर एक सिंगल उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट के लिए और पॉलिसी हो, वर्कर के लिए और पॉलिसी हो। मैनेजमेंट को जनाब क्या कहते हैं, फेयरली डील किया जाए, वर्कर का जो है वो इस्तेसाल किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन एक होनी चाहिए, उनका एक ही मतलब मोटिव होना चाहिए और एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो उसका स्ट्रक्चर के ऊपर या उनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर जिसको फॉलो किया जाए। अगली बात आती है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे भैया जी हम अपने पाकिस्तानी होने के नाते हमारे पास बहुत सी एग्जांपल हैं कि भैया किस तरह एक बंदे के फायदे से पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। इलेक्शन में फायदे के लिए सियासत में हमारे क्या कहते हैं मुल्क के सारे रिसोर्सेज झोंक दिए जाते हैं। एक बंदे के फायदे के लिए हम कहीं कहीं वो चले जाते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि जो लाहौर में ठोकर के ऊपर मतलब रायवंड के ऊपर ना इनके नून लीग वाली साइड में नवाज शरीफ से उन्होंने जो फ्लाईओवर बनाया ना वो बड़ा घुमा के और इस तरह करके तो तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया है। तो जब बाद में उसकी तहकीक हुई तो मुझे मतलब सुनी सुनाई बातें, आई एम नॉट दैट श्योर, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई पर्सनल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट में क्या फर्क है। तो बाद में पता चला कि वो किसी की वहां पे जमीन आ रही थी उसके अंदर, तो उसको बचाने के लिए जनाब जी उन्होंने इस तरह कर दिया। अभी भी अगर हमारे गांव वगैरह या उस साइडों पे जाएं तो आप देखेंगे कि कहीं पे एक सड़क है तो वो 1 किलोमीटर सड़क को 6 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। वजह क्या है कि बीच में किसी वडेरे की जमीन आती थी, उसने मिल मिला के ना उसको, तो वो अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया एक बंदे के फायदे के लिए। तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बंदे का इंटरेस्ट सबके ऊपर ना हावी हो। मैनेजर का इंटरेस्ट इसमें होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जनाब जी क्या कहते हैं अपने बॉसेस की ऑनर्स की जो है वो खुशनुदी हासिल करे। इसके लिए वो ये नहीं कि फिर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेसाल शुरू कर दे, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे, जिस तरह के सीए फॉर्म में आर्मी होता है। तो लिहाजा इसलिए क्या कहते हैं जो जनरल इंटरेस्ट होगा वो सबऑर्डिनेट होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट के। मतलब जनरल इंटरेस्ट को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। रेमुनरेशन, उसके बाद कहता है कि जो लोग हों उनकी सैलरी जो है वो फेयर होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, द टर्म रेफर टू द डिग्री टू विच सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइज का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड चीजें, मतलब जब डिसीजन होंगे तो वहां पे वर्कर्स को भी साथ में इन्वॉल्व किया जाए। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ऊपर डिसीजन होते हैं, नीचे जस्ट कन्वे कर दिए जाते हैं। सेम इस तरह अगर जिस तरह हम छोटा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसको आप कह सकते हैं पावर स्ट्रक्चर या इंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे सारे डिसीजन एक बंदा लेके नीचे सारों को कन्वे कर रहा होता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रिंसिपल, अच्छी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये है कि तमाम वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग के उसमें प्लान प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। स्केलर चेन क्या है? द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक इज द स्केलर चेन। स्केलर, वैसे स्केलर वेक्टर किसी को याद है आप में से? है मुदस्सिर किंजा, आपको स्केलर वेक्टर याद है? एफएससी में आपने फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा। जी सर, फिजिक्स में पढ़ा था। हाँ, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता था? जो डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें होती थी उनकी, ऐसे ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भैया स्केलर चेन होनी चाहिए कि भाई जो अथॉरिटी हो लाइन ऑफ मैनेजमेंट की, मतलब अगर डायरेक्शन आनी है तो यूं ना हो कि जो शेयर होल्डर है डायरेक्ट नीचे मिडिल लाइन को छोड़ के नीचे लाइन वर्कर जो है कोर वर्कर जो नीचे वाला स्टाफ है
उसको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दे। नहीं, एक पूरा तरीके से आनी चाहिए, शेयर होल्डर से आनी चाहिए, डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर से मैनेजर्स के पास, मैनेजर्स के से सबऑर्डिनेट के पास। सेम इस तरह जो नीचे से इंफॉर्मेशन है वो भी एक सिस्टमेटिक थ्रू से ऊपर जानी चाहिए, उनका एक प्रोसेस हो और वो एक लाइन में हो, मतलब स्ट्रीम लाइन हो। स्केलर चेन को आप कह सकते हैं कि सीधी चेन आप कह सकते हैं, एक सीधी चेन में उनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऑर्डर, पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। यहाँ पर ऑर्डर से मुराद वो नहीं है कि ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर वो वाला है कि हर चीज एक खास पैटर्न में मौजूद हो जहाँ पे डिसिप्लिन या निज़ाम में हो। इक्विटी, तमाम लोगों के साथ मैनेजमेंट को चाहिए कि इक्वल तरीके से बिहेव करे। क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब इसमें क्या होता है कि देखो कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं, जब वो छोड़ के जाते हैं तो उनका क्या कहते हैं टर्नओवर पीरियड इंक्रीज हो जाता है, तो इस चीज का एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। लिहाजा मैनेजमेंट को चाहिए कि वो जो एम्प्लॉयज का टर्नओवर है, मतलब उनके छोड़ के जाने की रफ्तार है, उसको कम करे और उनको स्टेबिलिटी उनकी इंक्रीज करे, पर्सनल की स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज करे, तो इसको कहते हैं स्टेबिलिटी। Initiative, employees who are allowed to originate and carry out plans will exert high level of effort. Initiative के employees को इजाजत होनी चाहिए कि अगर उनके पास कोई नया प्लान है तो उनको वो क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं और उनके साथ उस पर कंसल्ट करनी चाहिए। एस्पेक्ट डी कॉप्स क्या होता है, प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, कि भाई मैनेजमेंट को चाहिए कि वो कहे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलाए, एक टीम की सूरत में काम कराए, उन्हें कहे कि भाई आप मिल के काम करो, एक दूसरे की हेल्प कराए। ये ना हो कि वन मैन आर्मी हो, एक ही बंदा सारा कुछ करते जा रहा हो, बाकी पीछे बैठ के मुंह ही देख रहे हो, और जब वो बंदा छोड़ के चला जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ही खाली हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि सारों को टीम मैनेजमेंट की फॉर्म में चलाए। तो हमने क्या पढ़ा, फ्यूल की 2 चीजें पढ़ ली हमने, ठीक हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि फ्यूल की कितनी चीजें बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड है, तो मैनेजमेंट वाले टॉपिक में तो खास तौर पे, तो पहला हमने क्या पढ़ा, फंक्शन मैनेजमेंट के प्रोसेस, स्टेप्स, ड्यूटीज। तो ये वाली चीजें हमने पढ़ी मैनेजमेंट की, जिसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा, उसने कहा कि भाई गुड मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दे दिए। 14 प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा, हमने आंखें बंद की, हमने सोच लिया क्या हो सकता है जनाब जी, क्या कहते हैं उनके दरमियान डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए, लोग स्पेशलाइज्ड होने चाहिए छोटे छोटे काम के ऊपर, फिर अथॉरिटी होनी चाहिए मैनेजमेंट के पास, उनके पास लोगों में डिसिप्लिन होना चाहिए, एक ही बंदा वहां पे ऑर्डर दे रहा हो, एक ही बंदे की तरफ से मतलब काम आ रहा हो और जा रहा हो। उसके बाद जो जनरल इंटरेस्ट है वो ज्यादा अहमियत कहाँ मिलो बनिस्बत सिंगल बंदे के इंटरेस्ट के। इस तरह रेम्यूनरेशन, तनख्वाहें सबकी फेयर होनी चाहिए। फिर यह है कि डिसीजन मेकिंग में सारे वर्कर इन्वॉल्व होने चाहिए, जो इंफॉर्मेशन वगैरह या कम्युनिकेशन है वो एक लाइन में होनी चाहिए, स्केलर चेन में होनी चाहिए। जो चीजें हैं, पीपल हैं, लोग हैं, मटेरियल हैं, वो सारे ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब उनकी बैठने की जगह, उनके काम करने की जगह, जो औजार हैं तो वो अपनी जगह पे होनी चाहिए, मशीन है तो अपनी जगह पे होनी चाहिए, हर चीज एक सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। सेम इस तरह मैनेजमेंट को चाहिए कि वो लोगों को इंसेंटिव दे के उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम रिटेन करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज जिनको क्या कहते हैं, जो इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, जिनके पास नए प्लान है, उनको इनकरेज करना चाहिए। और मैनेजमेंट को चाहिए कि लोगों के दरमियान एक टीम मैनेजमेंट की स्पिरिट जो है वो कायम करें। ठीक हो गया। तो इसमें किसी का क्वेश्चन अब तक? नो सर। याद हो गई थ्योरी? यस सर। अब 70% तो याद हो गई होगी। मुदस्सिर आपको? यस सर, हो गई है। हो गई है, ठीक है। चलें, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेनरी फुल, मैनेजर आर डेलीगेटेड फॉर्मल अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क टू एनेबल देम टू परफॉर्म द मेन फंक्शन टास्क ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। डिस्कस द मैनेजमेंट फंक्शन इन अ टिपिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज इनिशिएटेड बाय द, क्या है यार ये, इनिशिएटेड या कुछ भी इस तरह का वर्ड है, फ्यूल की तरफ से, फ्यूल के यहाँ पर फंक्शन। तो सेम उसने क्वेश्चन दिया, क्या वर्ड यूज किया, फंक्शन का। यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा है, जब हमने ऊपर देखा था फंक्शंस का, लेकिन यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, यहाँ पे वो कर रहा है स्टेप्स का, कहीं पे वो कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो लिहाजा अब यहाँ पे एक चीज आ गई। अब देखो कि पूरी बुक के अंदर इनकी कहीं पे वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, प्लानिंग आ गई, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, आप एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? तो इसके लिए आपको जरूरी होगा कि आई कैप के कुछ ना कुछ जो हम पास पेपर कर रहे हैं इनको साथ साथ रिवाइज करते जाइएगा। मुझे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने की कभी जरूरत नहीं है, हम बल्कि अपने, मुझे डबल मेहनत करनी पड़नी है और हमें सैटरडे संडे भी ऑन करने पड़ने हैं आगे जाके कहीं ना कहीं पे, ताकि हम कोर्स कवर करें। वजह क्या है कि ये वाली चीजें जो है ना, यहाँ पे हम मार खा जाते हैं। तो अब देखो पूरी बुक में कहीं नहीं दिया, तो आई कैप शहजादे ने उसकी थ्योरी वो एक्सप्लेनेशन मांग ली है,
तो लिहाजा कोई भी सरप्राइज आप आई कैप से मुतवक्के रख सकते हैं। तो पहला क्या था, प्लानिंग। वो कहता है प्लानिंग में क्या करना होता है, स्ट्रेटजीज बतानी होती है किस चीज को, कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये पैराग्राफ में है तो आप नहीं बना सकेंगे। तो पॉइंट क्या होना है, सबसे पहले तो जनाब जी प्लानिंग में, अब मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप देखते जाइएगा। पहला पॉइंट क्या है कि भैया गोल सेट करे प्लानिंग में। दूसरा क्या है कि फिर स्ट्रेटजीज बनाए उन गोल को अचीव करने के लिए। फिर तीसरे प्लान के क्या करना है कि फिर उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज करे, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करे। तो ये प्लानिंग का काम है, ठीक हो गया। सेम इस तरह फिर हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर मैनेजिंग फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि भैया जो क्या कहते हैं ह्यूमन या दूसरे रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूज कैसे किया जा सकता है, ये मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग का। कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन क्या होता है, टाइमिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज सो दैट द फंक्शन आर कैरिड आउट इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्डर वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए, उसको वो करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग का फंक्शन यूज होता है। कमांडिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देने के लिए। कंट्रोलिंग क्या होता है कि भैया ऑल एक्टिविटीज इन द ऑपरेशन आर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि भैया जो भी उन्होंने शुरू में ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब मैंने एक जनरल आइडिया दिया है, जरा अपने अपने माइक ऑन करें, अब थोड़ी आपकी इनपुट चाहिए। हाँ, तो अब ये है कि भैया एक क्वेश्चन कल मेरी नजर से गुजरा है, किसी ने पूछा अब ये जो क्या कहते हैं कोरोना आया कोविड-19, इसके प्रोस्पेक्टिस में उन्होंने कहा कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि आजकल हालात इतने खराब चल रहे हैं, लोग काम करने के लिए मुश्किल से परफॉर्म कर रहे हैं, सारा कुछ है, इंडस्ट्री को बहुत से बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि वो क्या कहते हैं अपने ऑब्जेक्टिव अच्छे तरीके से अचीव कर ले, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। इन हालात में आप मुझे बताएं कि मैनेजमेंट की प्लानिंग में क्या इंक्लूड हो सकता है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये हालात हैं क्या और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे। सर इकोनॉमी पे इफेक्ट हो रहा है। नहीं, इकोनॉमिकल तो एक समथिंग डिफरेंट। हमें देखो, इकोनॉमी का मैनेजमेंट के साथ लेना देना नहीं होता। मैनेजमेंट का काम क्या है, उसने इंटरनल एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, एक्सटर्नल के मामला के साथ उसका लेना देना ही नहीं है कि भैया डॉलर का रेट कहाँ पे चल रहा है या इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, नहीं, उसका काम है अंदर वाला। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का काम है, मैनेजर हूं मैं, आप एक मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। आपको ऊपर से एक टास्क आता है कि भैया हमें इतना ऑर्डर पूरा करना है। आज के हालात में आप क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, पहले मुझे ये बताएं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे एक चीज को मैन्युफैक्चर करने में। सर एक तो सबसे पहले एम्प्लॉयज को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, एम्प्लॉयज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एम्प्लॉयज नहीं इकट्ठे हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट, और सर जो गोल अचीव हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास थोड़ा कम हो जाएगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी। रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद हमें डिसइंफेक्टिंग वगैरह मटेरियल यूज करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये अच्छा, फिर ये होगा कि क्या कहते हैं उसमें हमें लीगल जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं कि भैया अपने एम्प्लॉयज को बुला नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन में, वर्कर फ्रॉम होम करना है, तो ये भी एक मसला आ गया हमारे लिए। तो हमने मसले आइडेंटिफाई कर लिया ना। मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन सेंस से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, एक जनरल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो एक कॉमन क्वेश्चन को हल करने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको ये स्ट्रेटेजी एक समझा रहा हूँ। हमने मसले मसाइल निकाल लिए, ठीक हो गया ना, मतलब हमें पता चल गया, हमारे इंफॉर्मेशन हमारा नॉलेज इस हद तक बेहतर है कि हम कोई ना कोई आंसर ड्राफ्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब हम इस चीज को ना अपने इस क्वेश्चन के ऊपर परफॉर्म करते हैं कि भैया 5 एक्टिविटीज हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है और कमांडिंग है। तो प्लानिंग में सबसे पहले आप एज ए मैनेजर हैं और आपको काम भी कराना है। आपने हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भैया आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में है, आज के हालात ये चल रहे हैं, और देखो कि टैक्स के मैटर वगैरह तो वैसे ही चल रहे हैं, वो तो बंद नहीं हुए। तो आपको जनाब ये क्लाइंट के टैक्स का ऑडिट खुल जाता है। अच्छा भैया, अब आपको सारी उसकी वेरिफिकेशन करनी है, चीजें बनानी है, सारा कुछ। आपको पार्टनर आपको इंस्ट्रक्शन भेज देता है ईमेल के थ्रू कि भैया मुझे इसका ये टैक्स ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके दो। तो अब आप मुझे बताओ कि सबसे पहले आपने प्लानिंग में क्या करना है, आज के हालात में प्लानिंग क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। सारी प्रॉब्लम सारी नजर में रखनी है क्या, कि भैया मटेरियल नहीं मिलना, हुकूमत के नोटिफिकेशन है कि ऑफिस नहीं आ सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, पीपल जो हैं वो नहीं आ सकते, उसके बाद कन्वेंस का भी मसला है। तो इस तरह के ये मसले ध्यान में रख के आप मुझे बताएं कि आप कैसे प्लान करेंगे कि लोगों से काम निकलवाया जाए। चलें, शाबाश।
सर सबसे पहले हम देखेंगे ऑनलाइन अगर ये काम हो सकता है तो उसको घर पे ही दे देंगे ठीक हो गया, ट्रेनी को। ठीक है, ऑनलाइन हो सकता है करके देंगे, तो अब उसके लिए प्लानिंग बताएं। प्लानिंग ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है, प्लानिंग क्या है हमारी, ऑनलाइन कैसे कराएंगे काम? किंजा कोई आपके आउटपुट? सर सोच रहे हैं। चलें सोचें सोचें, सोची पियाते बंदा गया भाई। चले, मिसाल है हमारी साइड पे, अक्ल नहीं तो मोजा मोजा, सोची पियाते बंदा गया। तो टेंशन ना ले, सोचें, अच्छी चीज है। मैं इस पे मतलब वो नहीं कर रहा, थोड़ा सा एक लाइट कर रहा हूँ। बहुत खुश्क सा सब्जेक्ट है, बोलते बोलते मैं मेरी अपनी वर्ड लग जाती है, तो आपका क्या होता होगा सुनते सुनते। चलें, मैं आपको इसके ना थोड़ा गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो हमने प्लान क्या करना है, हमने प्लान ये करना है कि हम लोगों से काम कैसे निकलवाएं। हमने बैठ के पहले देखना है कि भैया जी क्या फिजिकली उनको ऑफिस में आना पॉसिबल है। हम देखेंगे कि अगर है तो फिर क्या हमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन को मेंटेन रखना पड़ेगा कि भाई देखो कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, 3 फुट का फासला रखना है। अगर 3 फुट का फासला हम रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम कितने एम्प्लॉयज बुला सकते हैं, मतलब 20%, 13%, 15%, कितने एम्प्लॉयज बुला सकते हैं। पहली चीज ये देखेंगे। अगर हम ये नहीं कर सकते, हमने वर्क फ्रॉम होम करना है, तो फिर सबसे पहले हमें मीन ढूंढना पड़ेगा। कौन सा मीडियम यूज करेंगे, हम जूम के थ्रू करेंगे, हमारा पोर्टल है क्या ऑनलाइन जिसके ऊपर बैठ के हम डिजाइन करें, हम आउटलुक के थ्रू करेंगे, हम जीमेल के थ्रू करेंगे, हम डाटा व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करेंगे। सबसे पहले हम पोर्टल डिसाइड करेंगे, फिर हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जो हमारे वर्कर हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, जिस जिस इलाके में है, क्या वहाँ पे नेट की फैसिलिटी मौजूद है, क्या उनके पास सिस्टम है। अगर नहीं है तो फिर हम वो वर्कर सिलेक्ट करेंगे जिनके पास मौजूद होगा, वो नहीं करेंगे जिनके पास मौजूद नहीं है। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि भैया जी इनसे चीजें रिट्रीव कैसे करानी है, मतलब हमारे पास डाटा वापस कैसे आएगा। फिर हम उसके बाद प्लान करेंगे कि डेली कितने और वर्क होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम इस चीज को कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियम यूज देखेंगे, किस मीडियम के थ्रू हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, फिर हम कौन से तरीके से काम कर सकते हैं और कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमने देखना है कि रिसोर्सेज, आप यहाँ से देखो, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज से क्या मुराद हुआ, आपने जिस तरीके से काम निकलवाना। रिसोर्सेज क्या होंगे, आपका इंटरनेट होगा, आपके ऑनलाइन पोर्टल हो सकता है, आपके पास जूम ऐप है वो यूज कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने रिसोर्सेज देखेंगे कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए कौन से रिसोर्सेज इकट्ठे कर सकते हैं। फिर इस तरह बात आ जाती है कि भैया जी कोऑर्डिनेटिंग, तो अब आपने कोऑर्डिनेट कैसे करना होगा उनके साथ। तो फिर आप इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि आपने कोऑर्डिनेट कैसे करना है। आप एक मैनुअल बनाएंगे कि भाई हमने क्या वीडियो कॉल के थ्रू उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, या हम ईमेल्स के थ्रू करेंगे, या हम टेक्स्ट मैसेज के थ्रू करेंगे। तो इस पे एक प्लानिंग होगी हमारी कि हमने कोऑर्डिनेट कैसे करना है। फिर हमने कमांड कैसे करना है, उनको इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है, उनको इन्फॉर्मेशन उनसे कैसे लेनी है, उसके लिए हमें कौन कौन सी प्लानिंग करनी पड़नी है। कंट्रोल, अच्छा चलो अब इस पे ऊपर चलते हैं, आखिरी वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से ऑडिट तो शायद किसी किसी ने देख ही रखा होगा दोनों में से। तो कंट्रोलिंग में जो है, ऑडिट में होता है कि किसी चीज के ऊपर कंट्रोल है, जिस तरह टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है कि हम कंट्रोल चेक करते हैं एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, या क्या कहते हैं एक खास हेड ऑफ एसेट्स है, मतलब फिक्स एसेट है, उनके ऊपर कंट्रोल क्या हो रहा है, या ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश है, उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या है। तो किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ना कौन कौन से मैयर होंगे। अब हमारा सिनेरियो ये बन गया कि हमने ऑनलाइन चीजें भी कर दी, हमने पोर्टल भी डिवाइस कर दिया, हमने क्या कहते हैं लोगों को घर में बैठ करने का काम भी करना शुरू कर दिया, हम उनके साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। हम उनको कंट्रोल कैसे कर रहे होंगे कि भैया क्या वो पूरा टाइम दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसकी कोई मुझे थोड़ी सी एक सजेशन दे आप मुदस्सिर। डेली बेसिस पे उनका काम चेक किया करेंगे। ओके हो गया, डन हो गया। एक और भी हो सकता है कि जो हम जिस पोर्टल के थ्रू काम कर रहे हैं, हम उसमें क्या कहते हैं एक वो मॉडलिंग करा सकते हैं कि जो ये बताया कि भाई साहब कितनी देर तक लॉग इन रहे, कितने देर तक इन्होंने काम किया, कितने वर्कर इन्होंने आज सेटिस्फाई किया, या कितनी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने प्रोड्यूस की, कितनी देर तक ये टाइपिंग करते रहे। तो वो हमें एक समरी मिल जा सकती है। फिर ये हो सकता है कि हम वर्कर पे कंडीशन लगा सकते हैं कि आप वेब कैम ऑन रखेंगे अपने, जहाँ पे बैठ के आप अपने काम करना है, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये स्क्रीन के सामने बैठ के काम कर रहे हैं। तो इस तरह के हम वर्चुअल कंट्रोल भी क्रिएट करेंगे। तो कुछ समझ आया कि क्वेश्चन कैसे आना है और आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है? यस सर। यस सर। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन है कि वो कह रहा है कि भाई बता दो प्लानिंग क्या होती है, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ये चीजें होती क्या है। जस्ट उसने डिस्क्राइब किया, लेकिन पेपर में वो इसका सिनेरियो बना के किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ टेस्ट करेगा। तो फिर आप ये वाली चीजें नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ये स्टूडेंट फेल इस वजह से होता है।
ये प्रोड्यूस नहीं करना। आपने ये देखना कि प्लानिंग थी क्या, रिसोर्सेज एलोकेट करना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना और उनको इकट्ठा करना। तो आपने उस केस में से देखना है कि आपने कौन से रिसोर्सेज अरेंज करने होंगे, जिस तरह हमने अभी कहा कि हमने ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करने होंगे, हमें नेट की फैसिलिटी करनी पड़ेगी, हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने पड़ेंगे कि भाई डेली बेस पे हमें कितना आउटपुट आएगा तो हम अपनी डेडलाइन से पहले उसको मीट कर लेंगे। तो आपने इन चीजों को फिर प्रैक्टिकल लाइफ उसके साथ आपने अरेंज करना है। ठीक हो गया ना? समझ आ गई? ठीक सर। क्वेश्चन Yes, कैसे sir. हाँ, क्वेश्चन आंसर कैसे ड्राफ्ट करना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक और भाई साहब हैं लेंडल और विक। अब तक हम पीछे क्या पढ़ रहे थे, हमने फिर एक बार देखते हैं, आपसे ज्यादा भूल जाएंगे, बस मुझे यही टेंशन है। तो फ्यूल की हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या? प्रोसेस, स्टेप्स, फंक्शन, ड्यूटीज, और दूसरा क्या था उसकी गुड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लिंडल और विक के प्रिंसिपल हैं, तो ये भी प्रिंसिपल हैं, तो सेम वही चीज यहाँ पे क्या कहते हैं कि कहाँ पे आपको फंसाएगा। वो कह सकता है कि भैया आप प्रिंसिपल प्रोड्यूस करो लिंडल और विक के, क्या पता चलेगा कि भाई लिंडल और विक के, या सिंपल वो कह सकता है कि लिंडल और विक ने कौन से प्रिंसिपल दिए थे। अब फ्यूल के भी प्रिंसिपल है, इसके भी प्रिंसिपल है, हालांकि इसमें से 70% सेम है, लेकिन फिर भी अगर आप मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको इसमें से कीवर्ड कोई ना कोई ढूंढना पड़ेगा। वो वाला कौन सा था? उसमें था मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। इसमें कीवर्ड क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल। हाँ, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल लिखो, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या गुड ऑर्गेनाइजेशन किन प्रिंसिपल बिल्ट होती है, तो फिर आपने लिंडल और विक वाले ये प्रोड्यूस करने हैं। अगर वो कहता है कि गुड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लिखो, तो तब आपने फ्यूल वाले लिखने हैं। कीवर्ड इकट्ठे करने का आ रहा है आइडिया, समझ आ रही है ना चीजें? ओके, गुड हो गया। तो फिर भाई साहब क्या कहते हैं, एक ये भाई साहब भी बैठे थे, इन्होंने कहा कि कॉपी